सशक्त निवेशक के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत ये पॉडकास्ट सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आते हैं आपको शिक्षित कराने के लिए निवेश के बारे में। आज मेरे साथ मेरे एक बहुत ही पुराने मित्र जुड़ रहे हैं जिनका मैं हमेशा से बहुत आदर करता आया हूं। नवनीत मुनोट जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और सीईओ हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के, लेकिन 3 दशक से भी ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे खास बात उनकी जो हमेशा मैंने मानी है, एक देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड मैनेजर्स भी रह चुके हैं। ये सीआईओ थे एसबीआई म्यूचुअल फंड के, इससे पहले अब ऑफ कोर्स एमडी और सीईओ हैं। लेकिन जब भी इनको कभी भी इन्वेस्टर एजुकेशन नाम पर मैंने इनवाइट किया है किसी इंटरव्यू के लिए या किसी टॉक के लिए, तो कभी ना नहीं बोला है। बाकी किसी भी चीज पे ना बोल देंगे, लेकिन आप इन्वेस्टर एजुकेशन अगर लगा दे साथ, तो नवनीत आज भी देखिए टाउन पूरा क्रॉस कर यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्टूडियो में आए हैं हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत आपका आने के लिए। और हाल ही में आप एम्फी चेयरमैन भी चुने गए हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। और उम्मीद करते हैं कि इस इंडस्ट्री को जो आपने इतनी करीबी से देखा है 30 साल, आप इसको और बहुत आगे भी लेकर जाएंगे इससे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। और आपने कहा कि इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे, वैसे मैं कहूंगा विवेक के लिए भी कभी मना नहीं करेंगे। पिछले 3 दशकों में उतनी ही सेवा निवेशकों की जो आपने करी है कई माध्यम से, चाहे वो बिजनेस चैनल्स के थ्रू हो, आपके पॉडकास्ट के थ्रू हो, आपके वीडियोस के थ्रू हो, आपकी बुक्स के थ्रू हो, आर्टिकल्स के थ्रू हो, लाइव इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री। अभी कुछ समय पहले जब हम बात कर रहे थे कि कई शहरों में, मैं राजस्थान में ब्यावर से आता हूँ और आपने बताया कि अजमेर में मैंने बहुत सारे कैंप किए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। किसी को भी जो भारत को एक सशक्त निवेशक भारत में ज्यादा से ज्यादा बन सके, ताकि अगले 25 साल जब हम इस अमृत काल में हैं भारत के, जितने ज्यादा से ज्यादा निवेशक उसका फायदा उठा सके, वही मुहिम है आपकी भी, एनएससी की भी। इस आइकॉनिक बिल्डिंग में आकर बहुत अच्छा लगता है। और हमारी एचडीएफसी एएमसी में भी हमारा भी मिशन यही है, टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। और बड़ा सौभाग्य है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने पिछले कई वर्षों में इतना सराहनीय काम किया है। म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के जरिए जिस तरह से एक अलग जगाई है, जिस तरह से एक इन्वेस्टर एजुकेशन एक जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों का ट्रस्ट बढ़े और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो अब सब लोगों की यही कोशिश है कि हम इसको और आगे ले जाएं। नवनीत, मैंने आपको कई इवेंट्स में बोलते हुए सुना है और कई इवेंट्स हमने साथ भी किए। और एक चीज जो आप हमेशा कहते थे कि जो हमारी जनरेशन है उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की। क्योंकि अगर कोई भी स्कीम्स को देखें, कई स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो 25-30 साल से चल रही, जब से प्राइवेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शुरू हुई, तो ऐसी कई स्कीम्स हैं जो 20, 22, 24% कंपाउंडेड रिटर्न्स दे चुकी सालाना। और बहुत कम निवेशक होंगे मेरे ख्याल से जो ये पूरे 25-30 साल रुके। इसीलिए शायद बहुत कम लोगों ने, और मुझे याद है बहुत साल पहले तब कहा जाता था कि कोई मिस्टर टॉम और मैडम मैरी वहां से अमेरिका में बैठे भारत से पैसे बना रहे हैं, लेकिन हम भारतवासी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में निवेश नहीं कर पाए। लेकिन अब हालात जैसे आपने कहा बहुत बदल रहे हैं। यंग लोग म्यूचुअल फंड्स में एंटर कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत लंबी जर्नी आगे और है हमारे साथ। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड पर भी बात करेंगे, लेकिन 30 साल की आपने अपनी जर्नी में सबसे बड़े 1-2 लेसन इक्विटी के बारे में क्या सीखे? सबसे बड़ा तो जब प्रोफेशनल करियर चालू हुआ, मेरे ख्याल में 700-800 का निफ्टी रहा होगा। वहां से आज हम 19-20 हजार के आसपास है। इनफैक्ट मैंने एज ए चाइल्ड
बाजार को ऑब्जर्व करना चालू किया शायद बहुत अर्ली एज में, जस्ट लग था 11-12 साल की एज में, अर्ली 80s में। और मुझे याद है कि करीब 300-400 का सेंसेक्स होता था तब। सेंसेक्स था, निफ्टी बाद में चालू हुआ। और वहां से आज हम सेंसेक्स में सपोज 62,000 पे है। तो आप वो जर्नी देखिए, मतलब 200 गुना करीब पैसा बाजार में हो गया। पर आपने बिल्कुल सही कहा, कितने कम निवेशक हैं जो उसका पूरा फायदा उठा पाए। कितने से निवेशक होंगे जिन्होंने उस पैसे को 25 गुना, 50 गुना, 100 गुना कर पाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आठवां आश्चर्य है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसको समझ पाना कि अगर पैसे को आपने 12, 13, 14, 15% पर कंपाउंड कर लिया तो 20, 30, 40 वर्ष बाद ये कितना बड़ा पैसा बन सकता है, ये कई जनों को पता नहीं था। अब धीरे धीरे वो अवेयरनेस बढ़ रही है। ये दौरान में 30 साल की जब अपन बात करें, जब बाजार इतने बढ़ गए, इस दौरान में कई पॉलिटिकल साइकिल्स रहे, कई इकोनॉमिक साइकिल्स रहे, कई बिजनेस साइकिल्स रहे, इंटरेस्ट रेट साइकिल रहे। ब्याज की दरें कभी बढ़ी, कभी कम हो गई, इन्फ्लेशन ऊपर गया, नीचे आ गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कभी थोड़े बढ़े, कभी कम हो गए। बट अगर जिसने लंबे समय के लिए निवेश किया उसको वो रिटर्न मिल पाया। जैसे हमारा एक फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें अगर किसी ने 10,000 रुपये निवेश करे पिछले 28 साल इंसेप्शन पे हर महीने SIP के जरिए, तो आज करीब 13-14 करोड़ रुपए हो गए। इतनी कंपाउंडिंग हो गई। पर आपने सही कहा, बहुत कम निवेशक है। तो सबसे बड़ी लर्निंग जो है वो है ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, ये डिसिप्लिन रखने की। शेयर बाजार में कम समय में बहुत सारी घटत बढ़त होती रहेगी, क्योंकि जैसा एक वॉरेन बफेट ने किसने कहा है कि इन द शॉर्ट रन इट इज लाइक अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग रन इट इज लाइक अ वेइंग मशीन। आपका जितना वेट है उतना बराबर बताएगी लॉन्ग रन में। तो अगर एक 30 साल की बात करूं, तो अगर 30 साल में भारत की नॉमिनल GDP ग्रोथ हुई होगी करीब 10-11% की, कॉर्पोरेट्स के मुनाफे बढ़े होंगे करीब 11-12% पर एनम के हिसाब से, और शेयर बाजार का रिटर्न रहा होगा करीब 12-13% का, मोटा मोटी अगर 30 साल में देखें तो। ये विश्व के बहुत कम देशों में हुआ है कि कंसिस्टेंटली इकोनॉमी ने इतनी अच्छी ग्रोथ दी। यहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर उस ग्रोथ को कन्वर्ट कर पाया कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में। और यहाँ का शेयर मार्केट इतना विकसित था, थैंक्स टू इंस्टीट्यूशंस लाइक NSE और कैपिटल मार्केट रेगुलेटर एंड एवरीथिंग। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंसी है कि एक 500 और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कि 500 रुपए महीने की SIP करने वाला भी वो रिटर्न ले पाया है, जो यहाँ के कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट बढ़े और यहाँ की इकोनॉमी की ग्रोथ हुई। तो ये जो चीज हुई है वो बहुत कम जगह पर हुई है। और लर्निंग यही है कि जब बाजार में तेजी होती है तब हम बहुत ग्रीडी हो जाते हैं, जब बाजार में मंदी होती है तब बहुत फेयरफुल हो जाते हैं। लंबे समय में जो पैसा है वो डिसिप्लिन से बनता है। बाजार की घटाव चढ़ाव के हिसाब से अगर हमारे इमोशन भी ऊपर नीचे होते रहे तो उसमें पैसा नहीं बन सकता है। मेरे को 30 साल के अनुभव के बाद ऐसा लगता है कि एक ही फॉर्मूला है लंबे समय में पैसा बनाने का, वेल्थ क्रिएट करने का। उसको मैंने एक एक्रोनिम बना दिया STP, ताकि याद रहे। S is sound investment, T is time and P is patience. Sound investment plus time plus patience. सही निवेश, समय और संयम, इन तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज आपने बराबर नहीं करी तो फिर बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती है। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो अगर सीख मिली है 30-40 सालों में, वो बाजार की यही सीख मिली है। शेयर बाजार एक ऐसी जगह, किसी ने सही कहा है, जहां पर वेल्थ ट्रांसफर होती है इनपेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों को। जिनमें पेशेंस है उनके पैसे बन जाते हैं, जो इनपेशेंट है उनके नहीं बनते। जो डिसिप्लिन है वो वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, जो डिसिप्लिन नहीं है उनको दिक्कत आती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी अगर बात करें नवनीत, तो जिस समय आपने शुरू किया और मैंने आपको कवर करना शुरू किया, आपकी टॉक्स को, इंटरव्यूज किए, तो वहां से हम यहाँ तक बहुत आगे आए। और हाल ही में सेबी ने और भी काम किया कैटेगराइजेशन की। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अधिकतर ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा, जब से म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन शुरू हुआ, तो अब बाय एंड लार्ज लोग म्यूचुअल फंड क्या है वो समझते हैं, नाम सुना है, और उससे ज्यादा SIP भी समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि जो यंग लोग, जो जिनसे मेरी बातचीत होती है, आपकी अपना एक्सपीरियंस है, आप ज्यादा लोगों को एड्रेस करते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है हम शुरू कैसे करें। तो
हम तो हालांकि हमेशा यही कहते हैं कि भाई अपने पास के जो भी कोई आपको एडवाइजर हो, जिसके किसी की राय लीजिए, मिलिए किसी को। लेकिन प्रॉब्लम आई थिंक यही आती है कि इतनी कैटेगरीज हैं। जो अच्छी बात है कि भाई विकल्प है, अब सिंपल भी कर दी है सेबी ने ये कैटेगरीज एमफी के साथ मिलकर बैठकर। बिल्कुल। तो शुरुआत आपका क्या, आपकी क्या राय है कि शुरुआत कर कैसे की जाए? तो वो जो विकल्प की बात करी है आपने कि इतने सारे विकल्प हैं, उसका कारण भी है क्योंकि हर निवेशक की नीड अलग अलग है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने क्या करा है कि काफी उसको कन्वीनियंट बना दिया है, कॉस्ट एफिशिएंट बना दिया है, और एक तरीके से कस्टमाइज सॉल्यूशन भी आप उसके अंदर एक ढूंढ सकते हैं। तो विकल्प है कि अगर आप कुछ ही समय के लिए एक इमरजेंसी कैश को कहीं पार करना है कि जो आपको थोड़े समय में चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक लिक्विड फंड है, जहां आप सेविंग बैंक में अगर पैसा पड़ा है या करंट अकाउंट में पड़ा है तो वहां से आपका ज्यादा रिटर्न आ सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है वो पैसा कभी चाहिए आपको। इनकम जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो डेट फंड्स है, फिक्स इनकम फंड्स है, और आपको लंबी अवधि के लिए अपने पैसे को कंपाउंड करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उसके लिए इक्विटी फंड्स है। तो अलग अलग तरह के फंड्स का विकल्प आपको मिल जाता है। सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस चीज के लिए निवेश कर रहे हैं। ये पैसा थोड़े से समय के लिए है या आपके रिटायरमेंट के लिए है, बच्चों के एजुकेशन के लिए है। एक बार आपने गोल निर्धारित कर दिया, उसके बाद जो आपकी एक रिस्क एपेटाइट, आप देखिए कि आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं कि अगर बाजार 10-20% गिरा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको झेल सकते हैं, तो आप ज्यादा पैसा इक्विटी में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका नेचर है, आपका एक इमोशनल सेटअप जो है, उसमें अगर आपको लगे कि नहीं यार मेरी एनएवी थोड़ी, मेरा ₹1,00,000 का निवेश है और बाजार अगर 10-20% गिर गया तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो आप थोड़ा सा कम करिए इक्विटी में। तो ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। तो अपनी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है, टाइम होराइजन है, रिस्क एपेटाइट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है, आपको लिक्विडिटी कब चाहिए, तीनों चारों को देख करके आप एक निर्धारित कर लीजिए कि भाई मेरे को कौन सी एसेट्स में रखना है। कुछ अच्छे फंड निर्धारित कर लीजिए, और जहां तक बन सके अगर आप एक एडवाइजर रखें जो आपको समझ सके इन सारी चीजों को और उसके हिसाब से आपको एक सोल्यूशन दे सके, तो उसके जरिए म्यूचुअल फंड्स में हर तरह के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। नवनीत, हाल ही में एक अच्छे पुराने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि जिंदगी में हर गोल के लिए लोन मिल जाता है। आपको एजुकेशन लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता। और शायद जब हम एक रेजिलिएंट पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं तो ये शायद भारतवासी, क्योंकि हम एक ऐसे जनरेशन, पहले हमारे से पहले जनरेशन अधिकतर सरकारी नौकरी में थे या बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ थे, जहां पर एक रिटायरमेंट के पेंशन या कुछ गारंटीड सी होती थी। अब जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, अब लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, आजकल तो लोग काम भी नहीं करना चाह रहे, अपनी कंपनीज यंग एज से शुरू कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट के लिए, जैसे लंबी अवधि के लिए अगर आपको एक अच्छा कॉर्पस बनाना है, आज आप 21-22 साल के हैं, 23 साल के हैं, तो आपके मुताबिक क्या आपको लगता है कि लोग इस पर उतना ध्यान नहीं देते, बहुत देरी तक देते हैं? क्योंकि बाकी गोल्स पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन रिटायर तो एक दिन हम सबको। तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, काफी जो यंग जनरेशन है, जो नए, जिनको चाहे आप मिलेनियल्स कहो, जेनजी कहो, उनका रुझान बढ़ा है कैपिटल मार्केट्स की तरफ। कई लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग म्यूचुअल फंड के जरिए करते हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि एसआईपी के जरिए एक डिसिप्लिन मैनर में लंबे समय के लिए, कि अगर आपकी उम्र अगर आज 20-25 साल की है, तो आज भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरे ख्याल में अराउंड 70-75 की होगी, पर ये बढ़ती जा रही है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो एक लाइफ स्पैन माना जाता था, करीब एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडियन वाज 35 इयर्स, अभी वो 70 के ऊपर हो गया। अगले कुछ वर्षों में वो 80-90 हो जाएगा। तो आपको 50-60-70 साल है जिसमें आप 20-30 साल, 40 साल निवेश करेंगे और अगले 30-40-50 साल उस निवेश को यूज करेंगे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की और बहुत ही एक अहम चीज की बात करी कि बहुत कम लोग हैं जो रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं अर्ली एज में। कई बार ऐसा लगता है अभी क्या सोचना है, रिटायरमेंट तो बहुत लंबा है, बाद में देखेंगे। बट स्टार्ट अर्ली अगर आपने कर लिया तो वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हमने बात करी, उसका एक बहुत बड़ा असर आपको बाद में देखने को मिलेगा। जितना जल्दी निवेश चालू करेंगे तो उतना ही बड़ा कॉर्पस आपका बाद में बन जाएगा,
और एक जो एक फ्रीडम बोलते हैं कि आप एक एज पे आके एक फ्रीडम महसूस कर सकते हैं कि अभी मेरे पास कॉर्पस हो गया और मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। दो बातें और कहना चाहूंगा रिटायरमेंट के बारे में। एक तो मैंने बात करी लॉन्जेविटी, लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, तो आपको ज्यादा समय तक उस वेल्थ की वापस जरूरत पड़ेगी। दूसरा एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी है। हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, भारत में 4-5%, 6% का इन्फ्लेशन है। जब हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। बट एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अलग चीज है। विवेक, जब हम छोटे थे तो हमारी जो लाइफस्टाइल थी, हम जो कपड़े पहनते थे, हम जो जूते पहनते थे, हम जहाँ खाना खाते थे, हमारे जो छुट्टियां के लिए, वेकेशन के लिए हम जहाँ जाते थे, हमारे पास इस तरह के गैजेट्स पे खर्चा नहीं था। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी चेंज होता जा रहा है। हेल्थ केयर के कॉस्ट, एजुकेशन के कॉस्ट, जब बच्चे होंगे, अब अगर यंग लोगों की बात कर रहे हैं, जब परिवार बनाएंगे तो वो कॉस्ट भी बहुत बढ़ती जा रही है। तो एक तो नॉर्मल इन्फ्लेशन है और एक आपकी लाइफस्टाइल भी आप इम्प्रूव करना चाहोगे तो आपको ज्यादा बचत करने की जरूरत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और जितना जल्दी चालू कर दें उतना ही सबके लिए अच्छा है। एक लंबी अवधि के पोर्टफोलियो, मतलब मैं कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनवा रहा आपसे, लेकिन अगर आप जैसे कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, पोर्टफोलियो थाली के जैसे होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। तो आपके मुताबिक किस तरह का एक यंग पर्सन, अगर आज आपको एक यंग गर्ल 23 साल की आपको सुन रही है और शुरुआत करना चाहती है, लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहती है, आज शायद पैसे कम हो लेकिन आगे चल के बढ़ते रहेंगे, तो कई लोग कहते हैं कि आप हर साल 10% बढ़ा लीजिए अपनी एसआईपी, कुछ लोग कहते हैं आपकी क्या 100 माइनस योर एज, उतना इक्विटी एलोकेशन होना जी, चाहिए। लेकिन ये इनका इंटेंशन सबका ठीक है कि भाई सिंप्लीफाई कर दे, थंब रूल दे दे, लेकिन आपके मुताबिक, आप एक सीएफए हैं और सीएफए में बहुत एक्टिव आप हमेशा रहे हैं उस सोसाइटी में भी, क्या आपकी एक राय होगी किसी को कि किस तरह से शुरुआत का जो पोर्टफोलियो बने, कैसे बने? जी, सबसे पहले अपना एक इमरजेंसी कॉर्पस बना लिया कि भाई मेरे को 3 महीने की, 6 महीने का जो मेरा खर्चा है वो पैसा मैंने अपना अलग रख लिया लिक्विड फंड में या कोई मनी मार्केट फंड में। बाद में अगर आप यंग है, आपकी अर्निंग एबिलिटी है, आपने एजुकेशन अच्छी ले ली कि भाई आपको कॉन्फिडेंस है अपने जॉब पर या अपने व्यापार पर, तो उसके बाद आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी हो सकती है और आप ज्यादा निवेश इक्विटीज में कर सकते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड फंड्स के जरिए, जैसे हाइब्रिड फंड हो जहां पर करीब 65-70% इक्विटी में रहता है, करीब 25-30% फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में रहता है, तो उसमें क्या ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग हो रही है। फिर आपको ऊपर से और एलोकेशन करने की, आपको ऊपर से और रीबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं रही। आपने एक ही फंड में पैसा लगा दिया, जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा तो फंड मैनेजर प्रॉफिट बुक करके वापस इक्विटी को कम करेंगे, या जब बाजार नीचे जाएगा तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ जाएगा। तो हाइब्रिड फंड्स के जरिए निवेश किया जा सकता है। असेट एलोकेटर फंड होते हैं या मल्टी एसेट फंड होते हैं जिसमें इक्विटी, बॉन्ड्स और गोल्ड तीनों में एलोकेशन हो जाता है। और एक हमने स्टडी करी थी मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद है, 1998 से लेके 2021 या 22 के पीरियड में कितना समय हो गया, करीब 22-25 साल के पीरियड में इक्विटी ने रिटर्न दिया होगा करीब 12% का, बट वॉलेटिलिटी वो जो होगी फंड की वो करीब 18-20% होगी। और वही पैसा अगर आपने एक ऐसे फंड में जहां पर आपके पास करीब 60% इक्विटी थी, 20-30% फिक्स इनकम था और 10% गोल्ड था, तो उसमें भी करीब 11-12% का रिटर्न आ गया, बट वॉलेटिलिटी उसकी बहुत कम रही। तो मल्टी एसेट फंड या जो एसेट एलोकेटर फंड है उसमें एक एडवांटेज हो जाता है कि आपकी काफी एसेट क्लासेस एक ही फंड में आ गई। और अगर आपकी अच्छी रिस्क एपेटाइट है, और आजकल तो यंग जनरेशन बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत एस्पिरेशनल है। अच्छा लगा आपने मेरे को पूछा 23 साल की लड़की के लिए, बिकॉज मेरे से जब भी लोग भारत के बारे में पूछते हैं अमृत काल में, व्हाट मेक्स यू मोस्ट बुलिश अबाउट इंडिया, तो मैं बोलता हूँ यंग जनरेशन जो आज हमारी है वो एक कॉन्फिडेंस देती है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। और उसमें भी जो बालिकाएं कहूँ या हमारी बच्चियां कहूँ, उन पे तो मेरे को बहुत ही होप है। मतलब जो एस्पिरेशन उनकी आंखों में दिखती है, जो एम्बिशन उनकी आंखों में दिखती है, जो हार्ड वर्किंग नेचर उनकी आंखों में दिखती है, कुछ कर गुजरने की चाह, और जो स्मॉल टाउन से आती है, वो तो मेरे को आजकल बहुत ही बच्चियां अच्छी लगती है, कितनी उनमें एम्बिशन है। तो उनको, उनके पास एक रिस्क एपेटाइट है,
वो एक रिस्क ले सकती है कि मैं धीरे धीरे निवेश करके बचत करके अपना एक बड़ा कॉर्पस बना के एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनी एस्पिरेशन रखूं, तो वो ज्यादा पैसा अपना इक्विटी फंड्स में भी रख सकती है। आप भी एक छोटे शहर से आते हैं, मैं भी एक छोटे शहर से आता हूं। क्या म्यूचुअल फंड की जो स्टोरी है, हालांकि डेटा तो यही कहता है कि सैकड़ों 100+ 1000+ पिन कोड से SIPs हुई हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं या यही आपका एजेंडा होगा जब आप अब MP चेयरमैन भी हैं, HDFC म्यूचुअल फंड वन ऑफ द लीडिंग म्यूचुअल फंड हाउसेज है, कि हम अब गांव गांव तक बिल्कुल म्यूचुअल फंड को लेके जाएं कि छोटे से टिकट साइज से लोग शुरुआत कर सकें? बिल्कुल। तो अभी तो करीब करीब ज्यादातर फंड हाउसेस का इक्विटी का देखोगे तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपए का हो गया SIP। आप छोटे से छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। हमारा एमफी का जो कैंपेन है म्यूचुअल फंड सही है, लोगों को समझाना निवेश की क्या अहमियत है, निवेश की क्यों जरूरत है। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, डोंट गेट स्वेड बाय वॉलेटिलिटी, टेक एडवांटेज ऑफ द वॉलेटिलिटी, SIP के जरिए डिसिप्लिन तरीके से निवेश करिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये सब जो मैसेज जा रहे हैं उसका प्रभाव सब जगह हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताऊं विवेक, कि अगर हम ऐसे नई SIPs देखें तो आधी से ज्यादा SIP अभी आती है जिसको हम B30 प्लेसेस कहते हैं। B30 का मतलब बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज इन इंडिया। तो पहले ये प्रतिशत बहुत कम होता था, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो निवेश के बारे में जागरूकता सब जगह बढ़ रही है। हमारा SDFC AMC में कैंपेन चल रहा है बढ़नी से आजादी, कि सैकड़ों सालों तक जो हमारी महिलाएं थी वो अपने 100 50 रुपए 200 रुपए 500 रुपए का नोट कोई चावल की बर्नी में वो बर्नी में रख देती थी कि कभी कोई रेनी डे पे जरूरत पड़ेगी तो वहां से निकाल लेंगे। तो हमारा कैंपेन है कि उसमें रखने की जरूरत नहीं है, पैसों को बढ़ाने के लिए वहां से आजाद करिए और म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। धीरे धीरे पैसे बढ़ते भी रहेंगे, खाली सिर्फ बचाने ही नहीं है, पैसे बढ़ाने भी बहुत जरूरी है। तो ये मुहिम पूरी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की है, सारी एमसीज काम कर रही है। और हमारा पक्का विश्वास है कि जिस तरह से रेगुलेटर, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस लाइक NSE, जिस तरह से पीपल लाइक यू, हम सब जुड़े हुए हैं इससे, तो अगले 25 वर्षों में भारत के समृद्ध काल में जब हम एक विकसित देश बनेंगे, तब सबसे बड़ा जॉय या प्लेजर हमको तब मिलेगा कि देश तो विकसित हुआ लेकिन हर परिवार में SIP के जरिए एक वेल्थ क्रिएट हो सकी, और एक अच्छा जिसको कहे लाइफस्टाइल एक हर परिवार को मिल सकी। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत आने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, हमेशा मजा आता है आपसे बात करते हुए।